Hello everyone, we are going to start class 6 NCERT history chapter 4 what books and burials tells us। तो इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो पूरा देखने, इससे आपको काफी आइडिया मतलब लगभग पक्का हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद आप अपने तरफ से एक दो रीडिंग मार लोगे तो बिल्कुल पूरा हो जाना है ये चैप्टर। तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ एकदम डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रह के लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो स्टार्टिंग में मैरी के बारे में कुछ बताया है। तो जैसे ही स्कूल की बेल रिंग करती है तो टीचर कहती है सभी स्टूडेंट्स को कि उनको फॉलो करें, सब लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो मैरी जब उनको फॉलो करते करते लाइब्रेरी पहुंच जाती है तो लाइब्रेरी में जाकर मैरी देखती है कि जो लाइब्रेरी है ना वो क्लासरूम से काफी बड़ी है। और लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में शेल्फ में कुछ बड़ी काफी पुरानी बुक्स रखी है। तो जैसे ही वो उस कबर्ड को खोलती है मैरी, तो टीचर कहती है कि इस कबर्ड में कुछ स्पेशल बुक्स है दूसरे रिलीजन्स की भी, काफी अलग अलग रिलीजन्स की। तो मैं वेदास के बारे में कुछ पता है, इधर वेदास भी है। तो वेदास के बारे में मैंने सोचती है अब इस चैप्टर में हमें वेदास से काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हमने वेदास के बारे में काफी सुना हुआ है। चार तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदा। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेदा, लगभग 3500 ईयर्स पुराना। ऋग्वेदा में हजारों हिम्स है जिन्हें सूक्त या सूक्त भी कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, मतलब एकदम सही कहा या खूब कहा, इस तरह का इसका मतलब बैठता है कुछ हिंदी में। ये जो हिम्स होती है अलग अलग वेरियस गॉड्स और गॉडेसेस के प्रेज में होते हैं, और मेनली तीन तरह के ही गॉड्स के बारे में इधर ज्यादा जिक्र मिलता है। अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्र एक वॉरियर गॉड है, और सोमा एक प्लांट है जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है जिसकी हेल्प से। ये हिम्स सेजिस ने बनाई थी, सेजिस ने इन्हें कंपोज किया था। प्रीस्ट इन्हीं हिम्स को अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट और मेमोराइज करने को कहते थे, हर एक वर्ड सेंटेंस को एकदम केयरफुली। ये जो हिम्स है ना ये ज्यादातर आदमी मतलब मैन ही बना के पढ़ाते थे, और कुछ हिम्स ऐसी भी है जिन्हें विमेन ने भी कंपोज किया है। ऋग्वेद ओल्ड और वैदिक संस्कृत में है, जो कि प्रेजेंट डे जो स्कूल में पढ़ाई जाती है वो संस्कृत से थोड़ी डिफरेंट है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत एक पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है, मतलब संस्कृत एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है जो कि है इंडो यूरोपियन फैमिली। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और काफी एशियन लैंग्वेजेस भी जैसे पर्शियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का ही पार्ट है। और इन्हें फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन है, जैसे मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में। ये तीनों वर्ड्स मदर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लगभग सेम से ही वर्ड्स हैं, इनमें काफी सिमिलैरिटीज है, इसलिए एक फैमिली का पार्ट है। सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरी लैंग्वेजेस भी है ना वो भी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में बोले जाने वाले लैंग्वेजेस तिब्बतो बर्मन फैमिली से है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये चारों लैंग्वेजेस द्रविडियन फैमिली से, और जो दूसरी लैंग्वेजेस झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है। बुक्स ना हमेशा लिखकर प्रिंट भी की जाती है। तो जो ऋग्वेद है ना उसे लेकिन पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने की बजाय उसे रिसाइट किया जाता है, सुना जाता है। रिसाइट मतलब एक तरह से रटना या फिर उच्चारण करना, इस तरह से ऋग्वेद को समझा जाता है थोड़ा। और जो ऋग्वेद है ना वो अपनी कंपोज होने से भी कुछ सेंचुरीज पहले ही लिखा जा चुका था, मतलब कंपोज कंपाइल होने से कुछ सेंचुरीज पहले लिखा जा चुका था ऋग्वेद। और ये आज से लगभग 200 साल भी नहीं हुए उससे पहले ही प्रिंट होना शुरू हुआ है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, हिस्टोरियंस जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये हिस्ट्री को पास्ट को जानने के लिए ना कुछ मटेरियल चीजों के रिमेन्स को स्टडी करते हैं, जैसे स्केलेटन्स को स्टडी कर लेंगे, बोन्स को, पॉट्स को स्टडी कर लेंगे, या फिर इस तरह की और भी चीजें होती है। लेकिन इसके साथ ही रिटर्न सोर्सेज को भी वो एग्जामिन करते हैं ताकि पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। देखते हैं कि ऋग्वेद कैसे यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस। तो ऋग्वेद में कुछ जो हिम्स है ना वो डायलॉग्स के फॉर्म में, जैसे बातचीत हो रही हो इस फॉर्म में है। एक ऐसा एग्जांपल सेज विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में मिल जाता है, जिसमें ना सेज विश्वामित्र उन दोनों रिवर्स को, ब्याज और सतलुज को गॉडेस की तरह वर्शिप कर रही है। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेद की जो कि बर्च बाग पे लिखी हुई है, मतलब बर्च जो भोज पत्र होते हैं ना उस पे लिखी हुई है। कश्मीर में ये मिली थी, और आज से 150 ईयर्स पहले इसे यूज किया गया था ऋग्वेद की प्रिंटिंग के लिए जब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे। आज भी ये ऋग्वेद की जो मैन्युस्क्रिप्ट है पुणे में एक लाइब्रेरी में इसे संभाल के रखा हुआ है। तो ये ना वो हिम देखो इधर बताई हुई है विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में। तो सेज विश्वामित्र जो होते हैं वो रिवर्स को कहते हैं, ओ रिवर्स
आप माउंटेन्स से नीचे ऐसे आओ जैसे कि दो तेज दौड़ते हुए घोड़े और दो शाइनिंग काउस अपने काव्स को लिक करती है, बिल्कुल ऐसे आना है। आपका जो चैरियट होता है ना वो सी की तरफ मूव करता रहता है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, मतलब रथ की तरह आप सी की तरफ मूव करते हो इंद्र की पावर से। और आप में बहुत सारा वाटर होता है और आप एक दूसरे से मिलने के लिए काफी इच्छुक होते हो। तो रिवर्स उनको रिप्लाई करती है कि हाँ हमारे अंदर पूरा पानी है, वी आर फुल ऑफ वाटर्स, वी हु आर फुल ऑफ वाटर्स। हम सिर्फ उन्हीं पाथ्स पर चलते हैं जो गॉड्स ने हमारे लिए बनाए, देवताओं ने, और एक बार हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हम रुकते नहीं है। तो विश्वामित्र आप हमसे प्रे क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र बताते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज मेरी सुनो, प्लीज लिसन टू मी। मैं काफी डिस्टेंट लैंड से आया हूँ अपने चैरियट्स और कार्ट्स के साथ। तो आप प्लीज अपना पानी मेरे चैरियट्स या कार्ट्स के एक्सल से ऊपर मत जाने दो ताकि हम सेफली क्रॉस कर सके। एक्सल मतलब जो उन मतलब पहिए, जो दो पहियों को ज्वाइन करता है ना वो रॉड रथ में, उसे एक्सल कह रहे हैं इधर। तो एक्सल से ऊपर मत जाना ताकि हम सेफली क्रॉस करें। तो रिवर्स उनकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वी लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो हिस्टोरियंस ने इस हिम पे ध्यान दिया तो उन्हें काफी समझ आया, जैसे ना कि सबसे पहली बात तो कि ये जो हिमन है ना ये जरूर उस एरिया के नजदीक ही बनाई होंगी सेज विश्वामित्र ने जहाँ पर रिवर्स फ्लो करती है। और ये भी सजेस्ट कर रहा है कि क्योंकि देखो इधर फर्स्ट स्टैंजा में दिखाया हुआ है कि टू स्विफ्ट हॉर्सेस टू शाइनिंग काउस, इस तरह से बताया हुआ है। तो ये एक बता रहा है कि जो काउस और हॉर्सेस थे ना ये काफी वैल्यूएबल एनिमल्स थे उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने हॉर्सेस और काउस से इनको कंपेयर किया है। तो इस तरह की हिम्स में ना दूसरे रिवर्स जैसे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी सरस्वती का नदी का भी नाम आता है, और गंगा और यमुना नदी का भी एक जगह नाम देखने को मिलता है। कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स, देखो काफी प्रेयर्स है ऋग्वेद में जो कि कैटल्स के लिए है, चिल्ड्रन के लिए और हॉर्सेस के लिए है। हॉर्सेस को उन चैरियट्स से बांध देते थे जो कि बैटल्स में यूज करने हैं। तो बैटल्स करते थे वो ज्यादातर कैटल को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स लैंड के लिए भी की जाती थी, पेस्चर के लिए भी की जाती थी, क्योंकि लैंड है तो लैंड पे ही वो घास उगेगी जिसको जो कि गाय उसको चरेगी। तो फिर वो पेस्चर लैंड के लिए भी इस तरह से हो जाता है ना। और लैंड के लिए ही इसलिए क्योंकि उसी लैंड पे दूसरी क्रॉप्स जो कि बार्ले जैसी क्रॉप्स होती है जो कि फूड की तरह काम करती है, इनके लिए भी बैटल्स की जाती थी। कुछ बैटल्स पानी के लिए तो कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए भी की जाती थी। तो बैटल में जीतते तो कुछ वेल्थ भी मिलती, तो वेल्थ का कुछ हिस्सा लीडर्स जो रूलर्स होते थे वो रख लेते थे, कुछ प्रीस्ट को दे दिया जाता था और कुछ तो जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और वेल्थ का कुछ हिस्सा यज्ञ या फिर सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए भी रख लिया जाता था। ये यज्ञ सेक्रीफाइसेस गॉड्स और गॉडेसेस के लिए किए जाते थे। इनमें ना ज्यादातर ऑफरिंग्स जो होती थी वो घी, ग्रेन्स या फिर कभी कभी एनिमल्स की भी ऑफरिंग्स दी जाती थी। देखो मेन जो होते थे वो इन वॉर्स में पार्ट लेते थे। आर्मीज तो नहीं होती थी रेगुलर आर्मीज, लेकिन असेंबलीज जरूर होती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे वॉर और पीस रिलेटेड मैटर्स को। तो लोग अपने लीडर्स चुनते थे जो कि हमेशा अक्सर स्किल्ड वॉरियर्स या फिर ब्रेव वॉरियर्स होते थे जो कि युद्ध में जिता सके। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देखो काफी तरीके थे जिनसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। कभी उनके वर्क के बेसिस पे कर देते थे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, जहाँ से वो है, प्लेसेस दे बिलोंग, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंगली भी उनको डिस्क्राइब करते थे, कम्युनिटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब करते थे। तो अब ऋग्वेद में भी ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनसे लोगों को डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो दो वर्ड्स है जो कि जो कि लोगों को, दो ग्रुप्स है जिन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग भी वो किया हुआ है डिस्क्राइब। पहला तो है प्रीस्ट। प्रीस्ट जो होते हैं वो ब्राह्मण भी कह देते हैं उनको, जो कुछ तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और दूसरा है राजाज। ये राजाज ना उन राजा की तरह नहीं होते जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे ये जो राजा इधर बताए हुए हैं ना, ये इनकी ना तो कोई कैपिटल सिटी होती, ना ही कोई आर्मी होती, ना ही ये कोई टैक्स कलेक्ट करते। थोड़े अलग होते हैं उन राजाओं से जिनके बारे में हमें थोड़ा स्टीरियोटाइप है। जनरली राजा जो होता है ना उसके बेटे ही दूसरे राजा बनते हैं, ऑटोमेटिकली उनको सक्सीड कर जाते हैं। तो इनमें ऐसा नहीं होता, इनका बेटा ही राजा बने ऐसा नहीं होता। और जो दो वर्ड्स है जो कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं वो है जना, जन, जो कि आज भी हिंदी या दूसरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। और जो दूसरा वर्ड है वो है विश। विश वर्ड से ही वैश्य वर्ड आया है। तो कुछ कुछ विश या जन
मेंशन्ड भी है उनके नाम के अकॉर्डिंग ही, जैसे पुरुजन या पुरुविश कह सकते हो उसे, भरतजन या फिर भरतविश, यदुजन या फिर यदुविश, इस तरह के मिलते हैं नाम। तो कभी कभी जो लोग ये हिम्स को कंपोज करते थे ना, वो खुद को आर्य बुलाते थे, आर्याज, और अपने ओपोनेंट्स को दासा या दस्यूज, दासाज या दस्यूज। तो दस्यूज लोग जो होते थे ये शायद से सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, यज्ञ वगैरह, और दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे। तो बाद में ये जो नाम है ना दास, और इसका फेमिनिन बैठ जाता है दासी, दास दासी, ये सब स्लेव, स्लेव को रेफर करने के लिए यूज होने लगे। स्लेव्स वो होते हैं जो कि लोग होते हैं जिन्हें वॉर में कैप्चर किया जाता है, इनके जो ओनर्स होते हैं स्लेव के, ये इनसे जो जाते हैं वो करवा लेते हैं। ऋग्वेद को बनाया तो गया था नॉर्थ वेस्ट सब पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कंपोज किया गया था, लेकिन दूसरी जगहों पर भी काफी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। जैसे देखो आप, ये पुराने टाइम की कुछ डेवलपमेंट्स अपने को पढ़ने को मिलेंगी। मेगालिथ्स, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, साइलेंट सेंटिनल्स। देखो जो बड़े बड़े स्टोन बाउल्डर्स होते हैं ना, मतलब पत्थर के बहुत बड़े बड़े चट्टान वगैरह, इन्हें स्टोन बाउल्डर्स कहते हैं। इन्हें मेगालिथ्स कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स। इन्हें काफी केयरफुली अरेंज कर देते थे लोग ताकि ब्यूरियल साइट्स को मार्क किया जा सके। ब्यूरियल साइट्स मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है किसी भी डेड डेड बॉडी को। तो इस तरह से मेगालिथ्स मतलब ये बड़े बड़े स्टोन्स को इरेक्ट करने की, खड़ा करने की जो प्रथा है ना, ये 3000 साल पुरानी है। और ये ज्यादातर दक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर वगैरह में फॉलो की जाती थी ज्यादा। तो इधर आपको एक मेगालिथ का एग्जांपल भी दिया हुआ है, समझाऊंगा अभी आपको ये क्या दिखा रही है इमेज। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स दिखाई हुई थी मैप पे, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था शायद, पेज 12 पे वो मैप ब्यूरियल साइट्स आपको मिलेंगी उधर। तो कई मेगालिथ्स तो हमें सरफेस पे मिल जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े चट्टान, और कई मेगालिथिक ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड भी मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन्हें इस तरह के, उन्हें सर्कल मिल जाता है पूरे स्टोन बाउल्डर्स का, या फिर एक लंबी चट्टान खड़ी हुई मिल जाती है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इधर जरूर कोई ब्यूरियल साइट होगी। जैसे इधर देखो मेगालिथिक सर्कल, ये सर्कल में अरेंज किए हुए हैं इस तरह से। तो इन्हें सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट इधर जो दिखाए हुए हैं ना, इनमें पोर्ट होल्स भी होते हैं जिनके हेल्प से इस ब्यूरियल के अंदर एंटर किया जा सकता है। तो देखो ये ना, साइंटिस्ट को इस तरह की जगह मिल जाती है तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि इधर इसके नीचे कोई ब्यूरियल है, कोई दफनाया हुआ है। तो ये आपको एक फन एक्टिविटी दी हुई है बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कि आपको ये दे दिए अलग अलग तरह के काम, आप इनको ऑर्डर में अरेंज कर दो कि किस ऑर्डर में मेगालिथ प्रिपेयर किया जाता होगा। जैसे डिगिंग पिट, सबसे पहले तो डिगिंग पिट ही होएगा, ताकि उस सबसे पहले तो खोदा ही जाएगा, उसके बाद बरिंग द डेड आ जाएगा। आप इसी तरह कर लेना, इसमें बस ये फन एक्टिविटी आपके लिए। तो ये जो ब्यूरियल्स होते हैं ना, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे जो डेड होता है, कभी कभी तो उसको पॉट्स के साथ बरी किया जाता है, घड़ों के साथ, ब्लैक और रेड बेयर कहते हैं जिन्हें। और जो मिले ना मेगालिथिक ब्यूरियल्स में, वो कुछ ऐसे भी मिले कि टूल्स या फिर आयरन के वेपन्स के साथ उन्हें बरी किया गया है। कभी कभी ब्यूरियल के साथ ही स्केलेटन के हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी मिल जाते हैं, हॉर्स इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं, और सोना चांदी के, पत्थर के भी ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपको दिखाया हुआ है कि ये ना मैं आयरन इक्विपमेंट पाए एक मेगालिथिक ब्यूरियल में, जैसे ये एक हॉर्स का इक्विपमेंट है, ये एक्सिस है और ये डैगर है। अब ये एक, वो मैंने आपको समझाने ही कहा था, इसे सिस्ट कहते हैं। इसके अंदर ना, इसके नीचे एक ब्यूरियल है, और एक पोर्ट होल होता है जिसकी हेल्प से इस ब्यूरियल के अंदर भी जाते हैं। उसका क्या रीजन है पोर्ट होल देने का, वो आपको अभी बताता हूँ मैं, इसी पेज पे है वो भी। देखो आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी स्केलेटन के साथ ही कुछ चीजें भी मिल जाती है जो कि उस डेड पर्सन से बिलोंग करती होगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना, एक ग्रेव में दूसरी ग्रेव से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मागिरी में एक केस हुआ कि एक स्केलेटन ऐसा मिला जिसको 33 गोल्ड बीड्स के साथ बरी किया हुआ था, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर के बैंगल्स और एक कॉन्च शेल भी उसके साथ था। वहीं दूसरे स्केलेटन पे सिर्फ पॉट्स थे, थोड़े से घड़े। तो ये सजेस्ट करते हैं कि उनके स्टेटस में जरूर डिफरेंस रहा होगा जिन्हें दफनाया गया। कुछ लोग रिच होते होंगे, कुछ पुअर, तो कोई चीफ होता होगा, कोई चीफ्स के फॉलोअर होते होंगे। तो कभी कभी ना जो ये मेगालिथ्स होते हैं, इनमें एक से ज्यादा स्केलेटन भी होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद जो एक ही फैमिली के लोग होते होंगे ना, उन्हें एक ही प्लेस पे बरी किया जाता होगा, हालांकि डिफरेंट टाइम्स में, क्योंकि अलग अलग टाइम पे डेथ होगी। तो क्योंकि ये जो बॉडीज होती है, जो लोग जिनकी बाद में डेथ होती है,
तो इन्हें भी इसी ग्रेव में ले आते हैं पोर्ट होल की हेल्प से। पोर्ट होल की हेल्प से उस ग्रेव में एंटर करके इनको भी दफना दिया जाता है। तो स्टोन सर्कल या फिर ये बोल्डर्स जो खड़े कर दिए जाते हैं, इन्हें साइन पोस्ट की तरह खड़ा किया जाता था, ताकि ब्यूरियल साइट मिल सके कि लोगों को वापस आना उस ब्यूरियल साइट पे किसी भी काम से, या जब उनका मन करे तो ये उनको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे कि यही वाली जगह पे आपको आना था। देखो एक स्पेशल ब्यूरियल का केस मिला है इनाम गांव में। देखो इनाम गांव एक ऐसी साइट है जो कि रिवर घोट, जो कि भीम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उधर लोकेटेड है। इसे 3600 या फिर 2700 साल पुरानी मानी जाती है। 3600 और 2700 ईयर्स पहले इसे ऑक्यूपाई किया गया था। इधर अडल्ट्स को तो है ना ग्राउंड के नीचे बरी किया गया है, जिन्हें एकदम सीधा लिटा दिया गया है, मतलब सीधा लिटा के बरी किया गया है, उनका हेड नॉर्थ की तरफ है। लेकिन कभी कभी का केस क्या होता है कि घरों में ही दफन कर दिए जाते हैं लोग। वेसल्स जिनमें शायद फूड होता हो, वाटर होता हो, उन्हें इन ब्यूरियल्स के साथ ही, वो इन ब्यूरियल्स के साथ ही मिलती है। तो एक केस क्या हुआ, एक जो मैन है ना, उन्हें इस तरह से बरी किया हुआ था कि उन्हें बैठा रखा था एक बड़े 4 लेग्ड क्ले जार में ही। तो उनका जो भी एक 5 रूम्ड हाउस था, 5 कमरों वाला घर, उसके कोर्टयार्ड में बिल्कुल सेंटर में, मतलब उसके सेटलमेंट के सेंटर में उन्हें बरी किया हुआ था, एक 4 लेग्ड क्ले जार पे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बिठाकर। इस घर में ग्रेनरी भी थी, मतलब खाने का गोदाम जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखे जाते हो, इन्हें क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, मतलब या तो आलती पालती या फिर पद्मासन में बरी किया हुआ है, बजाय के लिटाने के। स्केलेटल स्टडीज हमें क्या बताती है, देखो देखो चिल्ड्रन जो होते हैं उनके तो स्केलेटन्स पहचानना इजी होता है, क्योंकि छोटे साइज के होते होंगे। हालांकि ये नहीं पता लग पाता क्योंकि बोन्स में ना कि वो बॉय का स्केलेटन है या गर्ल का, क्योंकि बोन्स में तो डिफरेंस ज्यादा होते नहीं है स्केलेटन्स के। तो हम ये कैसे पता करें कि ये स्केलेटन मैन के है विमेन के। तो कभी कभी डिसाइड कर लिया जाता है स्केलेटन को देखकर ही कि स्केलेटन अगर ज्वेलरी के साथ मिल गया तो उसे हम विमेन का मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इस तरह की आ जाती है क्योंकि पहले के लोग ना मेन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरी वगैरह यूज करते थे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फिर किसी विमेन का ही ब्यूरियल हो। तो एक स्केलेटन का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक बेटर तरीका है कि बोन स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो हिप या पेल्विक एरिया जो होता है वो विमेन का ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें नेचुरली चाइल्ड बर्थ करना है। तो इसलिए से उनका जो होता है ना स्केलेटन स्टडी इस तरह से उनको डिटरमाइन किया जाता है, जो भी जेंडर रहा हो। इस तरह की बातें मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज में आ जाती है, इन्हीं को बेसिस लेके किया गया है। तो लगभग आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे चरक, जिन्होंने अपनी बुक मेडिसिन पर लिखी है चरक संहिता। तो उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स है, लेकिन आज जो है ना मॉडर्न एनाटॉमी उसके अकॉर्डिंग लगभग 200 बोन्स है, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो चरक जो ये 360 की फिगर पे आए थे ना, इन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज भी साथ में काउंट किए थे। देखो इनाम गांव में ऑक्यूपेशन क्या था। देखो इनाम गांव के लोग ना, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स वगैरह यूज करते थे। तो कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली है जिन पे कट मार्क्स है। तो ये एनिमल्स जिनकी बोन पे कट मार्क्स है, तो ये जरूर फूड की तरह यूज हुए होंगे, तभी इनकी बोन्स कटी हुई है। तो जो बोन्स मिली है वो इन एनिमल्स की है, कैटल की मिली है, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, संभार, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मंगूज। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, क्रैब फिश की भी मिली है। और एविडेंसेस ऐसे भी है कि पता लगता है कि लोग बेर, आंवला, जामुन या फिर डेट्स जैसे फल खाते थे, और अलग अलग तरह की बेरीज को कलेक्ट भी करते थे अपने खाने के लिए। तो इसी तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एक रीडिंग आप भी मानना, आपका बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपने कंसंट्रेशन से एकदम लास्ट तक सुना है ना, इसीलिए आपका ये चैप्टर एकदम अब तो कंप्लीट हो चुका है। एक दो बार और आप भी रीडिंग कर लेना, बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। थैंक यू।